जब पिछली बार इंडिया गठबंधन बना था 2024 में, तो हमारे और आप जैसे लोग बार-बार कहते थे, भाई एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लो। लेकिन वो बनाते ही नहीं थे। हम पूरे समय कहते रहे, उन्होंने कभी नहीं बनाया। उन्होंने इंडिया गठबंधन का कोई ढांचा अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाना चाहते, किसी और को बना देते। भाई नीतीश, चलिए अगर लोगों को शक था भाई नीतीश कुमार को नहीं बनाना है, तो आप खड़गे जी को बनाना चाहते थे, उन्हीं को बना देते, किसी को बनाते, तो फिर उसका एक सांगठनिक ढांचा बनता गठजोड़ का, जैसे कि एक ज़माने में एनडीए का था। आजकल तो एनडीए का नहीं है उस तरीके से, एक ज़माने में था। लेकिन ये लोग न्यूनतम साझा कार्यक्रम वगैरह बनाने के ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्या कोई नए किस्म की गठजोड़ राजनीति पक रही है वहाँ पर, जो हम पुराने ज़माने के स्टाइल में सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग तो पुराने ज़माने के हो ही चुके हैं। हाँ, हमें जी इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ, वो दरअसल वो फ़ॉर्मूला अब खत्म हो गया है। हाँ, वो फ़ॉर्मूला इसलिए खत्म हो गया क्योंकि एक ज़माना था कि जब हम लोग कागज़ कलम लेके बैठते थे, पार्टी का प्रोग्राम क्या होगा, पार्टी की विदेश नीति क्या होगी, पार्टी की अर्थनीति क्या होगी, और उसपे एक लंबी चर्चा होती थी, घंटों बहसें होती थी, फिर उसको कलमबद्ध किया जाता था, फिर वो एक पेपर आता था, फिर उसमें चर्चाएँ होती थी, फिर उसमें उसमें अलग तरीके की व्याख्याएँ की जाती थी। आपको हुँ, याद होगा कि जब आखिरी बार जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कब बना था? 1998 में बना था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना जिनमें 3 जो हिंदुत्व के एजेंडे थे उसको बाहर रख दिया गया। धारा हुँ, 370 को, राम जन्मभूमि को, और और इसको क्या कहते हैं, आचार संहिता को हुँ, अलग रख दिया गया। बाकी दल इकट्ठा हुए, उनका एक गवर्नेंस का एजेंडा बना, साथ ही हुँ, साथ एक कमिटी बनी, उसके चेयरमैन बने। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय राजनीति आते-आते वहां पहुंच गई है जहां कहने को तो एनडीए गठबंधन है, लेकिन इसका कोई जी, कन्वीनर नहीं है, इसका कोई प्रोफार्मा भी नहीं है, इसका किसी जी, तरीके का कोई 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 कागजी दस्तावेज भी नहीं है, बस। हुँ, तो मुझे लगता है कि अब वहां से चीजें बहुत आगे निकल चुकी है। अब हुँ, अगर और राहुल गांधी मुझे लगता है कमोवेश उसी सोच पर है। राहुल गांधी की सोच ये कहती है कि ये हम कोऑर्डिनेशन भी कर लेंगे, ये हम इस तरीके का पेपर भी बना लेंगे, एजेंडा भी तय कर लेंगे, लेकिन जब तब करेंगे जब जिंदा रहेंगे। अभी तो हुँ, सबसे बड़ी लड़ाई तो जिंदा रहने की है। ये जो हुँ, सरकार है, जो विचारधारा है, ये विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करके एक टोटलिटेरियन स्टेट बनाने की दिशा में अग्रसर होती हुई दिखाई पड़ती है मुझे। और हुँ, ये जो आइडियोलॉजिकल पार्टीज होती हैं वो टोटलिटेरियन स्टेट ही बनाती है दुनिया में। हुँ, जहां कहीं भी आइडियोलॉजिकल पार्टी, चाहे आप ईरान का उदाहरण लीजिए, सोवियत यूनियन का लीजिए, चाइना का लीजिए, हुँ, क्यूबा का लीजिए, जहां भी आपको मिलेगा। तो और ये तो पूरी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड विचारधारा है इनकी, आप उसके माध्यम से आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो राहुल गांधी इस निष्कर्ष पहुंच गए हैं कि जब तक आप इस विचारधारा से लड़कर अपने को जीवित करने के अवसर नहीं खोज लेते, तब तक हुँ, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें जो है वो पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कि आपको वो बनाना पड़ेगा, एक एक बलिदानी दस्ता बनाना पड़ेगा। अगर आप हुँ, ध्यान से दें जो, और अपने काडर को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि भाई देखो, अब करो या मरो का वक्त है। हुँ, अगर राजनीति करनी है, अगर इस देश के अंदर रहना है और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सर्वाइव करना है, तो वो करो या मरो का वक्त आ गया है। हुँ, हम अब ये सब कर लेंगे, लेकिन पहले इसके लिए हम अपने लोगों को तैयार करें। जिसे हुँ, कहते हैं ना कि रिवोल्यूशनरी फर्वर तैयार करना। हुँ, और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट में बहुत लंबे समय तक चलता है, चाहे वो अंडरग्राउंड मूवमेंट के माध्यम हुँ, से चले, चाहे जिस माध्यम से चले। तो हुँ, मुझे लगता है कि वो उस दिशा में चल रहे हैं। लेकिन मेरा साफ तौर पर मानना, और शायद मैंने आपसे इस बारे में कहा था, कि अगर आपको कोई मूवमेंट क्रिएट करना है, तो एक तो आपको वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट खड़ा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अब हुँ, वो कांग्रेस पार्टी अपने अंदर खड़ा करती है, या कांग्रेस पार्टी तमाम जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ मिलकर एक एक वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट खड़ा करती है, जो ऑन अ डेली बेसिस जो है वो जो फैसले करें, चीजों का अध्ययन करें, पार्टी को और गठबंधन को एक राह दिखाएं, जनता के बीच में कैसे आंदोलन करना, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करें, वो बहुत जरूरी है। तो मैं राहुल गांधी की इस राय से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं कि ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट या लीडरशिप ऑफ द बहुत वेल डिफाइंड लीडरशिप होनी चाहिए, विथ क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, कि भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर ममता बनर्जी हैं तो ठीक है, सलाह मशवरा होगा, लेकिन अगर आपने फाइनल कर दिया है
कि तो राहुल गांधी फैसले करेंगे तो फिर उसको मानना पड़ेगा। या जैसे कि आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है कि ये बात गांधी भी कहा करते थे, अगर आपने मुझे नेता माना है देन आई एम द डिक्टेटर ऑफ द मोमेंट। और बाद में जेपी आंदोलन के समय जेपी भी इसी बात को कहते थे कि अगर मैं नेता हूं, अगर आप लोगों ने माना है, तो उनकी दो ही शर्त थी जब लोग गए कि आई विल बी द डिक्टेटर ऑफ द मोमेंट और ये पूरा का मूवमेंट नॉन वायलेंट होगा। तो अगर आपको बीजेपी से लड़ना है या इस विचारधारा से लड़ना है तो आपको बिल्कुल उसी सोच के साथ चलना पड़ेगा, बहुत फर्मली हायरार्किकल जिसे कहते हैं, और डिफाइंड लीडरशिप होगी। और ये नहीं होगा कि आज राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो ममता बनर्जी ने पर डे कुछ और जवाब, वो नहीं चलेगा। अगर वो करना है तो फिर आप अलग रास्ते पे जाइए, कांग्रेस अलग रास्ते पे जाए। लेकिन अगर लड़ना है बीजेपी के साथ तो जैसे बीजेपी और एनडीए गठबंधन चलती है कि नरेंद्र मोदी की बात आखिरी बात है, उस पर चाहे कितना भी बड़ा गठबंधन का साथी हो, चाहे टीडीपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कोई चू चपड़ नहीं करता उसको। और डिसएग्रीमेंट वहां एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, बातचीत करके हम तय कर लेंगे, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो फिर आपको उसको लेके चलना ही पड़ेगा। अगर वैसा करने के बारे में सोच रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल लड़ाई होती जा रही है। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के अनुभव के बाद से मुझे नहीं लगता कि ये अब पुराने कन्वेंशनल तरीके से या ट्रेडिशनल तरीके से या परंपरागत तरीके से आप बीजेपी को हरा सकते। और इस बारे में मैं राहुल गांधी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूँ। अब ये जो खबर आई थी, जिस खबर को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग ले उड़े और उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान भी कर दिया कि ये होने ही वाला है या हो गया है, यहाँ तक तो एक मंच ने ये भी लिख दिया कि ये हो गया, यानी टीएमसी और कांग्रेस के बीच का विलय अंतिम रूप ले लिया है और वो सब ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा और अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। और एक ने ये भी कह दिया कि ममता बनर्जी राज्यसभा में खड़गे की जगह विपक्ष की नेता भी बना दी जाएंगी। मतलब ये सब इस तरह की बातें चल रही थी। अच्छा, अब तो स्पष्ट हो गया है कि कोई विलय नहीं हो रहा है, कोई विलय का प्रस्ताव नहीं है, सारी बातें कपोल कल्पित थी, सनसनी फैलाने के लिए तैयार की गई थी। और बातों को इस तरीके से कहा गया था, उस पर थोड़ा यकीन सा होने लगा था कि सोनिया गांधी ने एक प्रस्ताव रखा है और ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इसका जवाब आपको सोच के देंगे, ये बात थी। लेकिन जो खबरें निकल के आएंगी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया, या अगर आपको अंदरूनी की जानकारी है तो बताइए ऐसा कोई प्रस्ताव रखा गया है, भले ही अनौपचारिक रूप से रखा गया हो, बाद में नहीं परवान चढ़ी बात। तो ये सब क्या वास्तव में कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोशिश है कि कांग्रेस के जो निकले हुए धड़े हैं, जो इस वक्त संकट में है, काफी दबाव का सामना कर रहे हैं, जो टीएमसी है, एनसीपी भी काफी संकट में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस दबाव का सामना कर रही है। मेरे एक मित्र ने बताया कि 2019 में ही राहुल गांधी ने चुनाव के बाद में शरद पवार के सामने ही प्रस्ताव रखा था कि आप आ जाइए कांग्रेस में। शरद पवार इसके लिए तैयार से भी थे, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के ही नेताओं ने उसको नहीं होने दिया, उसका बात को आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो अब यहाँ वेणुगोपाल ने भी इसका खंडन कर दिया कांग्रेस की तरफ से, और वो जो उनके नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने टीएमसी की तरफ से पूरी तरह खंडन कर दिया कि कोई मर्जर वर्जर नहीं होने वाला है। तो ये सब जो खबरें चलती हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई बैक चैनल पर कोई इस तरह की बातचीत चल रही है, क्योंकि ये सब विलय वगैरह तो एक दिन का परिणाम नहीं होता है, ये तो धीरे धीरे करके, हाँ, ये खिचड़ी बहुत धीरे धीरे पकती है। जी देखिए, खंडन लाख कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो आग है जिसकी वजह से धुआं निकला, ऐसा नहीं है। और बातचीत तीनों दलों के बीच में है। हमारे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस में भी इस विचार पर इस पे चर्चा है। जो आंध्र प्रदेश की जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, उसको लेके भी चर्चा है, और शरद पवार की पार्टी, उसको लेके भी चर्चा है। और तीनों को इस बात का एहसास है कि अब उनके लिए इंडिपेंडेंटली अपने धड़े को बचा के रख पाना बहुत मुश्किल काम होगा। और वो तभी बच पाएंगे जबकि या तो सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद करने के लिए आए या फिर वो अपने टेंट को बड़ा कर ले। और मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस के हित के लिए और इन दलों के हित के लिए जरूरी ये होगा कि इस बातचीत को लगातार बनाए रखें। आपकी बात बिल्कुल सही कि इसमें वक्त लगता है, ऐसा नहीं होता कि अचानक आपने तय कर लिया और मर्जर हो जाता। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब मर्जर होते हैं तो उसमें भी कई साल लगते हैं, और उसके बाद एसेट्स, लायबिलिटीज, लीडरशिप में तो और भी दिक्कत होती है। ममता बनर्जी कहाँ जाएंगे, उनका रोल क्या होगा, जगनमोहन रेड्डी आएंगे तो उनका रोल क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती है जो डिफाइन होती है, उतनी आसानी से होता नहीं। और जमीन पे जो काडर है उसके बीच का इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, वो सारी चीजें तय करनी होती है।
लेकिन मैं बिल्कुल फर्म हूं कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के साथ अगर मर्ज नहीं करती हैं या कांग्रेस के साथ कोई फेडरल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करती हैं, इनका सर्वाइवल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी जड़ें मजबूत करनी है तो वो जगन मोहन रेड्डी की ही जगह मजबूत होगी। वो टीडीपी उतनी वल्नरेबल आज की तारीख में नहीं लगती है, और जगन मोहन रेड्डी को कंट्रोल करना बहुत आसान सा काम। इतने केसेस उनके खिलाफ है, भ्रष्टाचार के केसेस है, कम से कम कई दर्जन केसेस उनके खिलाफ है, कि उनको कुछ नहीं करना, उनको लालू यादव के तरीके से आप जेल में डाल दिए, पूरी पार्टी आपके हाथ में आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है। तेलंगाना के अंदर भी जो केसीआर की पार्टी है, उसके अंदर उतना अब दम बचा नहीं है। वो भी वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हो। ये दो राज्य हैं जहां पे उसको लगता है कि कर्नाटक की तरीके से हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो जगन मोहन रेड्डी हो या केसीआर हो, इनके लिए कोई मौका बचता नहीं है। ज्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे ज्यादा मैं देखता नहीं उसके बहुत ज्यादा भविष्य। और इसलिए जरूरी है कि हाँ, अब कांग्रेस को इसमें ये तय करना है, उनको तय करना है कि आप इनको कह दीजिए कि ठीक है, आप हमारे टेंट में आ जाइए, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो किला है वो आप संभालिए, हम उसमें दखल नहीं देंगे, जो फैसले करने आप फैसले कर दिए। या आप ममता सूबेदार होंगे बनर्जी वहां के, मतलब हाँ, आप वहां के सूबेदार होंगे। या और आपको क्या कहते हैं, महाराष्ट्र चलाना है तो आप चलाइए उसको। बल्कि महाराष्ट्र में तो स्थिति सबसे अच्छी है, क्योंकि वहां लीडरशिप शरद पवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वहां कांग्रेस बेटर पोजीशन में। और अगर दोनों दल साथ आ जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो मैंने इसको स्टडी किया है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही आज अगर दोनों दल साथ आ जाए, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस, तो कम से कम 25 से 26% का वोट शेयर है इनको मिला, दोनों को मिला दिया जाए। कांग्रेस ने तो लोकसभा में 17 में से 13 सीटें जीती थी, और शरद पवार ने 10 में से 8 सीटें जीती थी। तो अगर दोनों आएंगी तो दोनों की ताकत बढ़ेगी, और दोनों की ताकत बढ़ेगी तो वो बीजेपी को मजबूती से मुकाबला भी कर पाएंगे। तो वहां लगता है कि ओपन स्पेस है एक तरीके से। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, ममता बनर्जी वहां के नंबर 1 नेता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी को भी अपने आप को स्थापित करना है, तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल कांग्रेस के टेंट के तहत ममता बनर्जी चलाएं उसको, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भी दिल बड़ा करना पड़ा। ये नहीं कि आप रोज ममता बनर्जी को मैसेज दे रहे कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो वक्त नहीं। नेशनल लेवल पे राहुल गांधी लीड करें, और स्टेट्स में जो दल टूट कर गए थे और वापस आए हैं, वो अपनी लीडरशिप को रखें और उनको उसका सम्मान हो। ये एक फॉर्मूला हो सकता है जिसके तहत काम चल सकता है, और मुझे लगता है कि इस पे देर सवेर इसमें सहमति बन जाएगी। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे दिमाग में। तो आपसे जो चर्चा हुई, इसके 2 टेक अवे हैं, मतलब 2 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से उभरते हैं, जिनको हम लोग बार-बार उनकी जांच कर सकते हैं, बार-बार नए सिरे से उनको रिविजिट कर सकते हैं। एक तो ये है कि चुनावी राजनीति करने के पुराने तौर तरीके अब निष्प्रभावी हो गए हैं, और अब आपको आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना होगा। बिल्कुल। गठजोड़ बनाने के पुराना तरीका भी निष्प्रभावी हो गया है। एक संग्रामी एकता आपको सड़क पर बनानी होगी, और उसके लिए आपको एक हरावल दस्ता भी बनाना होगा, आपको बलिदानी दस्ता भी बनाना होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात इससे निकल के आती है कि कांग्रेस इस बात का नमूना पेश कर सकती है कैसे अपनी टूटी हुई ताकतों को कोशिश करके 5-6 महीने में या साल भर में, अभी समय है लोकसभा चुनाव में, अभी 2026 चल रही है, लोकसभा चुनाव 2029 में होगा, पूरे के पूरे 2 साल से ज्यादा का बीच में समय है। ऐसे में वो उन ताकतों को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ सकती है। और एक तरह का कांग्रेस हमेशा से एक फेडरल स्ट्रक्चर रहा है। कांग्रेस हमेशा से, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की जमाने से ही कांग्रेस का अंदरूनी किरदार संघात्मक रहा है। रजनी कोठारी की पूरी थियरी यही है। तो उस संघात्मक किरदार की मदद से को दोबारा लागू करके जो सूबेदार हैं राज्यों में, उनको शक्तियां दी जा सकती हैं, और केंद्र के नेतृत्व में वो अपने अपने इलाके में एक महत्वपूर्ण ताकत बन सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक मैपिंग निकल कर आती है, और कांग्रेस उस रास्ते पे चल रही है। अब देखिए, छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि इनको दरअसल जनसंघ से सीखना चाहिए। 1975 में जब जनसंघ को लग गया कि उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, तो उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी जनता पार्टी में मर्ज कर दी। देखिए, एक पार्टी जो एक विचारधारा को लेकर चल रही थी, लेकिन जब उसको ये खतरा पैदा हो गया कि इंदिरा गांधी उस पूरी विचार को ही खत्म कर सकती है, पार्टी ही खत्म हो जाएगी, संगठन ही खत्म हो जाएगा, तब उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व विलय कर दिया जनता पार्टी के। वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, और फिर उसी जनता पार्टी से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, और पार्टी जैसे गई थी वैसे ही निकल के सामने आ गई। तो जब आपके पास अनप्रेसिडेंटेड स्थितियां पैदा हो जाएं, अप्रत्याशित चीजें हो रही हो, और आपका अस्तित्व संकट में हो,
तब आपको अप्रत्याशित फैसले करने पड़ते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। और मुझे लगता है कि 1975 का जो उदाहरण है वो इन क्षेत्रीय पार्टियों और विपक्षी पार्टियों के लिए एक आदर्श सबक है उससे लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, काफी अच्छी चर्चा हम लोगों ने की, कुछ नई नई बातें भी खोजने की कोशिश की। देखिए, अब पॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा डायनामिक होती है, वो लगातार बदलती रहती है। नए नए पहलू जो आज हमारी आंखों के सामने नहीं है, हो सकता है कल सामने आ जाएं, फिर हम लोग उनके आलोक में फिर से अपने इन सूत्रीकरणों पर विचार करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।